इजराइल अडेसानिया को नसरुद्दीन इमामोव ने यूएफसी फाइट नाइट सऊदी अरेबिया में हराया और उसके साथ क्वेश्चन खड़े हो गए कि क्या इजराइल अडेसानिया को फाइनली रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्या वो अपने करियर के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर अपने ग्लव्स को उनको हैंग कर देना चाहिए और अपनी लेगेसी को टार्निश होने से बचाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो नेक्स्ट टोनी फर्गसन बन जाए, जहां पर जो उनका लेजेंडरी रन रहा है 2 टाइम मिडलवेट चैंपियन होने का, वो एकदम से टार्निश हो जाए। और अगर वो ऐसे ही फाइट कंटिन्यू करते रहे तो क्या वो अगले एंडरसन सिल्वा बन जाएंगे, जिनके रिकॉर्ड तो बहुत तगड़े हैं लेकिन टाइम पर रिटायरमेंट ना लेने की वजह से वो एक के बाद एक लॉस लेते रहे। और आज के टाइम पर जो रेज्यूमे आपको हबीब या जॉन जोन्स का देखने को मिलता है, उनके जितना ही एक टाइम पर तगड़ा रेज्यूमे होने के बाद एंडरसन सिल्वा और आज के टाइम पर इजराइल अडेसानिया बैक टू बैक लॉसेस लेते जा रहे हैं। तो क्या टाइम आ चुका है इनका रुक जाने का। और इस वीडियो के अंदर सिर्फ इजराइल अडेसानिया नहीं, अगर आप 3 चैंपियंस को देखें 2 साल 2.5 साल पहले, तो 3 चैंपियन जो बिल्कुल अनस्टॉपेबल थे कि अब अपने डिवीजन में इनको टाइटल डिफेंस पे टाइटल डिफेंस करते हुए देखते हुए सालों हो गए थे। कोई 12 फाइट की विन स्ट्रीक पर था, कोई 15 फाइट की विन स्ट्रीक पर था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, फेदरवेट चैंपियन, 145 पाउंड के चैंपियन, और कमारू उस्मान, वेल्टरवेट चैंपियन। ये दोनों के दोनों इजराइल अडेसानिया के साथ, यानी ये 3 चैंपियन ऐसे थे 2.5 साल पहले कि ये अपने टाइटल डिफेंसेस के ऊपर टाइटल डिफेंस करके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यूएफसी लेजेंड्स अपने आप को ऑलरेडी कहलवा चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब पिछले 2022 के आगे हम देखते हैं 23, 24, 25 ड्रामेटिकली तीनों के तीनों चैंपियंस डेमोलिश हो गए हैं। और आज के इस वीडियो में इन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का हिंदी के अंदर अगर आप कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हमने कर ली है इजराइल अडेसानिया से, तो इन्हीं को देखते हैं। इजराइल अडेसानिया अनडिफीटेड चल रहे थे, चैंपियन बन गए थे और उसके बाद अपने टाइटल को 3 बार डिफेंड कर चुके थे। उनके माइंड में आया कि मुझे 2 डिवीजन का चैंपियन बनना है। वो यूएफसी 259 के अंदर यान ब्लोविच के साथ चैंप वर्सेस चैंप फाइट करते हैं और वहां पर अपने करियर की पहली हार लेते हैं। वहां पर वो ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि किस तरीके से इजराइल अडेसानिया को हराया जा सकता है। उससे पहले नोबडी वाज एबल टू डिफीट इजराइल अडेसानिया। यहां पर उसके बाद एलेक्स परेरा, उनकी अगली हार होती है यूएफसी 281 में। लेकिन यान ब्लोविच को हराने के बाद वो 3 टाइटल डिफेंस कर लेते हैं। यान ब्लोविच से पहले 3 बार टाइटल को डिफेंड कर चुके थे, फिर नेक्स्ट चैंपियन से फाइट की यान ब्लोविच से, वहां पर डिसीजन से हार गए, फिर 3 टाइटल डिफेंस फिर किए और फिर आए एलेक्स परेरा जो इजराइल अडेसानिया को नॉकआउट कर गए पहली फाइट में। तो यहां पर 2 लॉस हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपनी इस हार का बदला लिया और एलेक्स परेरा को हराया। तो सबको लगा कि इजराइल अडेसानिया इज नॉट डन। लेकिन यूएफसी 293 में शॉन स्ट्रिकलैंड ने सबको शॉक किया और इजराइल अडेसानिया को डोमिनेट करके हराया। और उसके बाद यूएफसी 305 के अंदर ड्रीकस डुप्लेसिस ने उनको सबमिट कर दिया और अभी पिछली फाइट में नसरुद्दीन इमामोव ने उनको नॉकआउट किया। तो अगर आप देखें तो ये लगातार 5 हार हो चुकी हैं। 2022 तक जो फाइटर अनस्टॉपेबल था, अनडिफीटेड था, आज 2025 की शुरुआत में ही इज लुकिंग लाइक डन एंड डस्टेड। अब उनके करियर में आप इन 5 हार को देखोगे तो आपको लगेगा कि इजराइल अडेसानिया को यहां पर रुक जाना चाहिए। अब रुकना चाहिए यानी क्लाइमैक्स में इसका बताऊंगा, लेकिन अब वोल्क को देख लेते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नहीं जानते, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फेदरवेट डिवीजन जो 145 डिवीजन है, जहां के इलिया टोपुरिया चैंपियन है, ग्रेटेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम है। क्यों? क्योंकि 12 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर था बंदा। जब अपने डिवीजन से मूव अप इन्होंने किया, कहां पर मूव अप किया? लाइट वेट डिवीजन में, क्योंकि इनको भी चैंप प्लस चैंप बनना था। इजराइल अडेसानिया को जहां पर पहली हार मिली ना, जहां पर उनका मोमेंटम टूटा, वहीं पर वोल्क का मोमेंटम टूटा। इन्होंने यूएफसी 284 में इस्लाम मखाचेव को चैलेंज किया। उस टाइम पर ये पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 थे।
ये और बता दूं कि इजराइल एडेसानिया भी कभी टॉप 5 से बाहर नहीं निकले, और यहां पर वोल्कानोव्स्की नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड थे जब इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट हुई, और UFC 284 में इस्लाम से ये हार गए। इसके बाद इनको क्या करना चाहिए था? इनको करना चाहिए था कि अपने डिवीजन में जाएं और वहां पर पूरी तैयारी करें, लेकिन इन्होंने शॉर्ट नोटिस फाइट ली UFC 294 में, और इस्लाम मखाचेव ने इनको नॉकआउट कर दिया। तो इनके करियर में आ गई बैक टू बैक 2 लॉसेस। अब इनको ना चाहते हुए 145 में वापस जाना पड़ा, और वहां पर होता है एक उलटफेर UFC 298 में, जहां पर इलिया टोपुरिया इनको एक बार फिर से नॉकआउट कर देते हैं इस्लाम के नॉकआउट के बाद। तो बैक टू बैक लगातार 3 लॉस ले चुके हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। और एक चीज कहना चाहूंगा कि UFC 314 के अंदर टोपुरिया के साथ एक और फाइट होगी, और जहां तक मैं ओड्स देखता हूं और जहां तक मैं माहौल देखता हूं, तो ज्यादातर फाइट फैंस का मानना इसमें यह है कि इलिया टोपुरिया एक बार फिर से इनको नॉकआउट करने वाले हैं। तो बैक टू बैक 4 लॉस हो जाएंगी। अभी बैक टू बैक 3 लॉस इनकी हैं। तो कहां पर ये 12 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे, अनस्टॉपेबल फोर्स लग रहे थे, लेकिन अब ढलान पर आ चुके हैं, और इलिया टोपुरिया से अगर ये हार गए तो उसके बाद इजराइल एडेसानिया के साथ ही शुड ऑल्सो रेस्ट। उसके बाद उस्मान की बात करते हैं, कमारू उस्मान। सबसे पहले मैं बताऊं कि कमारू उस्मान की अचीवमेंट्स मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। सबसे पहले, ही इज द बेस्ट वेल्टरवेट एवर GSP के बाद। नंबर 1 तो हमेशा GSP रहेंगे वेल्टरवेट 170, उसके बाद कमारू उस्मान। कम नहीं है उनसे, बराबर कह सकते हो आप। 15 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे। लियोन एडवर्ड ने जब उनको हेड किक मारी, उससे पहले 15 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर। UFC 278 के अंदर लियोन एडवर्ड के साथ इनकी फाइट होती है। 5 राउंड की इस फाइट के अंदर लगभग 4.5 राउंड डोमिनेट करने के बाद एक हेड किक ने इनके पूरे करियर को चेंज कर दिया। और यहां पर कमारू उस्मान नॉकआउट होने के बाद दोबारा वापसी करते हैं लियोन एडवर्ड को हराने के लिए, लेकिन फिर डिसीजन से हार जाते हैं UFC 286 में। इसके बाद जो फाइटर 15 फाइट की विन स्ट्रीक पर था, बैक टू बैक 2 फाइट हार चुका था। नेक्स्ट चैलेंज जो उन्होंने लिया वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट ली UFC 294 में हमजत चिमाएव के खिलाफ, और उस फाइट को देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुई इनसे, लेकिन फिर भी इनके करियर में लगातार 3 बार ये हार चुके हैं। तो UFC 278, 286 और 294 में यहां पर कमारू उस्मान को बहुत बैकफुट पर ये 3 हार पहुंचा देती हैं। तो यहां पर अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो वो ये है कि इनकी एज अगर आप देखें 35, 36, 37 साल है। एडेसानिया 35 साल के हैं, वोल्कानोव्स्की 36 साल के हैं, और उस्मान 37 साल के हैं। तो जब दागिस्तानी फाइटर्स बोलते हैं कि 35 इज द मैजिक नंबर, और हावियर मेंडिस भी जब ये कहते हैं कि किसी भी फाइटर के लिए 35 इज द लास्ट लिमिट, कि अगर आप लाइट हैवीवेट और हैवीवेट नहीं है, बाकी के किसी भी डिवीजन में फाइट करते हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए वहां पर। तो यहां पर ये जो 3 चैंपियन थे वो एक के बाद एक फाइट हारते जा रहे हैं, और जो एक टाइम पर डोमिनेंट चैंपियंस थे, फोर्स थे, अब उनको इस तरीके से हारता हुआ देखकर इट इज वेरी हार्ड फॉर ट्रू एंड जेन्युइन फाइट फैंस। तो यहां पर आपके हिसाब से मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इजराइल एडेसानिया, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और कमारू उस्मान, क्या इन तीनों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या फिर इनको सिर्फ मनी फाइट करनी चाहिए, या फिर आप इनको चाहेंगे कि जैसे ये कंटिन्यू कर रहे हैं फाइट करना, कंटिन्यू करते रहें, हारें जीतें डजंट मैटर। आपको क्या लग रहा है, और आपके हिसाब से क्या इन तीनों में से कोई दोबारा चैंपियन बन सकता है? अगर बन सकता है तो कौन? अगर नहीं बन सकता कोई भी तो क्यों नहीं बन सकता? और इन तीनों में से कौन ऐसा है जो हम सबको या फिर फाइट फैंस को एक बार फिर से इंप्रेस करके एक बार फिर से जीतना शुरू कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं दे आर डन एंड डस्टेड? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और UFC और कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट और हर चीज़ का एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने भाइयों से मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।